का अपवर्तन। पहले आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या होता था? प्रकाश का किसी तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आना, किसी भी चिकने तल से, फर्श से। और अपवर्तन में क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है, निर्वात से हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो निर्वात से वायुमंडल में आया तो वहाँ पर इसका अपवर्तन हुआ। निर्वात से दूसरा माध्यम कौन सा है? वायुमंडल हमारा। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल से या हवा से हमारा चला जाता है, पानी में भी चला जाता है प्रकाश, तो हमारा यहाँ भी अपवर्तन हो गया। हवा से कांच में चला जाता है तब भी अपवर्तन हो गया। कांच से निकल के फिर हवा में चला जाता है, ये भी अपवर्तन हो गया। एक माध्यम से किसी माध्यम से किसी में जाए, तो पानी से कांच में जाए, कांच से पानी में, पानी से हवा में, हवा से पानी में, कहीं भी ये सब हमारी घटना ये क्या है? अपवर्तन है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे मान लिया कोई हमारे ये तल है, एक पृष्ठ है, इसके ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है। पहला माध्यम इधर जो है हमने मान लिया, पहला मेरा कोई विरल माध्यम है और दूसरा सघन माध्यम है। यहाँ पर विरल माध्यम और सघन माध्यम का होना, इसका मतलब माध्यम के घनत्व और उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इनका मतलब माध्यम के अपवर्तनांक से है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष अधिक होता है तो वो सघन कहलाता है, जिसका दूसरे के सापेक्ष कम है वो हमारा विरल कहलाता है। कोई प्रकाश किरण है जो इस तल पर इस तरह से आई और यहाँ के बाद फिर क्या हुआ कि वो दूसरे माध्यम में चली गई। यदि जो कोई पृष्ठ हमने मान लिया एस एस डैश है, इस पृष्ठ के ऊपर दूसरा तल है, नीचे दूसरा माध्यम है, माध्यम अलग अलग हैं दोनों तरफ। तो ये जैसे मान लो यहाँ तक हवा है और उसके नीचे पानी भरा है, ऐसे ही मान सकते हैं। तो ये प्रकाश किरण हमारी आने वाली है, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश किरण। तो इसका नाम हो गया मेरा आपतित किरण। अब इसके बाद ये क्या होगा कि जब ये दूसरे माध्यम में जाएगी, यदि दूसरा माध्यम पहले के सापेक्ष सघन है तो जाएगी तो सीधी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रकाश किरण मुड़ेगी, मुड़ने के बाद फिर सीधी हो जाएगी। मतलब इसी रास्ते पे सीधी न जाकर के ये थोड़ी अविलंब की ओर झुकेगी। अब अविलंब कहाँ पर है? जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, आपतन बिंदु है, इसी आपतन बिंदु पर हम लंब खींच दें, आपतन बिंदु पर उस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींच दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अविलंब कहलाएगा। इसका नाम हो गया अविलंब। तो ये दूसरा सघन माध्यम है, तो प्रकाश किरण जो होगी अविलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह से सीधी, आगे न जाकर के कुछ नीचे इस तरह से, और झुकने के बाद इस तरह से सीधी चली जाएगी। तो ये किरण अब क्या हुआ? परावर्तित नहीं हुई, इसलिए हम परावर्तित किरण न कह के इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। जिस तरह से हमने आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन की घटना में भी क्या माना था? उसे आपतन कोण कहा था, इंसिडेंट एंगल। तो इसे आपतन कोण आई से ही प्रकट करेंगे। ये आई क्या है? आपतन कोण। ठीक है। इसके बाद अपवर्तित हुई, परावर्तन कोण बना था अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का, तो हमने परावर्तन कोण कहा था। यहाँ परावर्तन हुई नहीं, अपवर्तन हुआ, इसलिए इस कोण का नाम करेंगे हम अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण था ये, अपवर्तन कोण। वो रिफ्लेक्ट हुआ था, यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक, ये प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो ये इसे भी स्पेलिंग आर ही से शुरू है, इसे भी कोण आर मानते हैं, स्मॉल आर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तन कोण, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब इसमें किरण सीधी ने जाकर के कुछ झुकी है, इसका मतलब ये कोण छोटा हो गया। तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमारा अपवर्तन कोण छोटा होता है और आपतन कोण बड़ा होता है। इसका मतलब I इज ग्रेटर देन R, या कह सकते हैं R इज लेस देन I, R छोटा R I बड़ा। ठीक है। इसी तरह से मान लो ये कोई ऐसा माध्यम है, इसमें इधर हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा इधर विरल माध्यम है नीचे की ओर। तो उसी बात को समझना है हमें थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रकाश विरल से सघन में जा रही थी, मान लो सघन से विरल में जा रही हो, तो ये मान लो कोई प्रकाश किरण आई इस तरह से,
यहाँ पर अवलंब खींच दिया हमने, दोनों ओर खींचेंगे क्योंकि प्रकाश तो दूसरी ओर जाने वाला है दूसरे माध्यम में। ये प्रकाश किरण क्या होगी कि अवलंब की ओर झुकेगी नहीं, अवलंब से दूर हटेगी इस तरह से। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अवलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच का कोण ये अपवर्तन कोण। यहाँ पर आप देखोगे कि I से ये R बड़ा हो गया है, यानी कि I इज लेस देन R, I छोटा R बड़ा। यहाँ पर I ग्रेटर देन R था, ये I इज लेस देन R, यहाँ पर I छोटा R बड़ा हो गया। कब विरल माध्यम में गया तो विरल माध्यम में कोण बढ़ जाता है, सघन माध्यम में घट जाता है। तो ये हमारा प्रकाश का ये घटना जो है हमारी, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अब जिस तरह से आपने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, उसी तरह से अपवर्तन के 2 नियम। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, परावर्तन में क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण, परावर्तित जगह अपवर्तित है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का तल एक ही है, जैसे ये बोर्ड का तल है, ऐसा नहीं है ये ऐसी एंगल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर चली जाए, एक ही तल में रहेंगे। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या माने इंग्लिश में इसे हम साइन कहते हैं, हिंदी में ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, कोण है आई, इसका मतलब इसकी ज्या साइन आई, साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण की ज्या तो उसकी ज्या, उसका साइन, आर का साइन, साइन आर। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, निश्चित होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को, ये जो साइन आई बटे साइन आर हमारा जो नियत है, नियतांक है, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। और वो अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होगा। तो इस अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो चूंकि इस पहले माध्यम को, जैसे मान लो इसको हम पहला माने और उसको दूसरा माने, तो इसे कैसे लिखेंगे अपवर्तनांक, हालांकि हम मोस्टली एन से ही प्रकट कर देते हैं, लेकिन जब माध्यम मुझे दर्शाने हैं तो ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष है तो यहाँ पर 1 बना लिया, दूसरे का है तो उसको 2, जिसका है उसको बाद में, n2 है किसके सापेक्ष है, पहले के, तो इसको हम लिखेंगे 1n2। तो ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये है दूसरा नियम अपवर्तन का, और इस दूसरा नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर केवल स्नेल का नियम पूछा जाता है तो आपको सिर्फ दूसरा नियम लिख देना है, अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। आप दोनों नियम पूछे जाते हैं तो दोनों लिखने ही। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देंगे, जैसे मान लो कि पहला माध्यम ये जो है हवा होता तो एयर, तो इसी अपवर्तनांक हम कैसे लिखते हैं, अपवर्तनांक से एन है तो एयर के सापेक्ष निकाला जा रहा है। और मान लो कांच का निकालना है तो इसको हम ANG लिख देंगे। पानी का निकालना है, वाटर का, तो ANW। ये छोटे छोटे निशान AW जो हैं उनके माध्यम के नाम का एक पहला अक्षर लेकर के लिख लेंगे, इससे मुझे ये पहचान रहेगी ये कौन सा किसका है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, ये तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। जैसे हम इसी की बात करें, ये आई है, ये आर है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही थी तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आर बराबर क्या हो गया 1n2। ये स्नेल का नियम कहता है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। इसी में यदि हम देखें कि मान लो ये प्रकाश किरण ये वाली जा रही होती, यानी कि आई जगह आर होता, तो सीधी सी बात है कि अब सघन से विरल में जा रहा होता तो ये कोण बढ़ता, कितना बढ़ता, यानी कि ये अगर आर के बराबर होता तो आई के बराबर हो जाता है। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है। ये एंगल जितना है इधर से अगर डाल दोगे उल्टी दिशा में तो ये इतना बढ़ेगा, जितना इधर घटा उतना ही वापस आने पर घटेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि हम दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश ले जाएं तो आपतन कोण अब ये हो जाएगा, यानी कि साइन आई की जगह पर आपतन कोण क्या है आर, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आई, तो साइन आर बटे क्या हो गया साइन आई। तो ये भी नियतांक होगा, लेकिन अब ये नियतांक क्या होगा, अब क्योंकि दूसरे से पहले में प्रकाश आ रहा है,
इसका मतलब ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का। तो इसको हम लिखेंगे जिसके सापेक्ष यहाँ लिखते हैं 2n1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि हम इन दोनों समीकरणों को देखें, इन दोनों समीकरणों का यदि हम गुणा कर दें, चलो तो क्या होता है, ये है मेरा साइन आई बटे साइन आर, और गुणा कर दिया है हमने साइन आर बटे साइन आई, तो ये बराबर क्या हो गया, इधर तो 1n2 और गुणे इधर इसका 2n1। यहाँ देखो साइन आई से साइन आई एक बार कट गया, साइन आर से साइन आर एक बार, एक एक अनेक, इसका मतलब 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आ गया। क्या आया, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आया। तो पहले के सापेक्ष दूसरे के, फिर दूसरे के सापेक्ष पलटा उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया, बराबर 1 हो गया। इनका अगर गुणा कर दें, मान लो माध्यम 3 होते तो क्या होता, हालांकि ये भी एक सूत्र है। यहाँ से यदि हम 1n2 निकालें तो 1n2 बराबर क्या होगा, 1, ये दो इसका गुणा है उधर चला जाएगा, बटे 1 बटे 2n1। इसका मतलब मुझे ये ध्यान रखना है कि यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पता है, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का निकलना है, तो क्या करेंगे, जैसे दूसरे सापेक्ष पहले का पता है, पता करना पहले के सापेक्ष दूसरे का, तो 1 बटे कर देंगे, 1 में उसी का भाग देंगे। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का भाग, चलो ऐसे समझते हैं कि मान के चलो कि हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और पूछा जाए कांच के सापेक्ष वायु का उल्टा, तो इसको 1 बटे कर देंगे, तो कर देंगे 1/1.5 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद ये हो गई। अगली बात समझते हैं, यदि माध्यम 3 होते हैं, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम, तो जिस तरह से ये बना था एक चक्र कि पहला 1n2, ठीक है, पहले से दूसरे का, जैसे ये चक्र है इस तरह से 1 2 3, पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से पहले में, ऐसे हो जाएगा पूरा चक्र, चक्रीय सिस्टम। तो जैसे केवल 2 थे तो 1 2 था, तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। अब अगर 3 कर देंगे तो 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1, 3 हो गए। तो इसी चक्रीय क्रम से हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले से दूसरे में गया प्रकाश, फिर दूसरे से तीसरे में गया तो 2n3, फिर तीसरे से पहले में वापस आ गया, वापस नहीं आ गया, तो टोटल गुणा दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें यदि हम देखें, यदि हम 2n3 का मान निकालें, बीच वाले का 2n3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे 1n2 और 3n1, ये तो गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो क्या हो गया, बटे 1n2 इंटू 3n1। अब एक आपने अभी ये पढ़ा है कि 1n2 बराबर 1 बटे 2n1 है, यानी कि अगर उल्टा लिखना है तो 1 बटे लिखना पड़ेगा। तो यदि हम 3n1 को 1n3 लिखना चाहें, तो देखिए 2n3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे ये 1n2 ऐसे लिखा रहेंगे, और 1n3 को हम 3n1 लिखना चाहते हैं, मतलब तीसरे के सापेक्ष पहले का है, लेकिन हम पहले के सापेक्ष तीसरे का मान लो मुझे पता हो, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, गुणा क्या हो जाएगा, 1 बटे का 1n3, अब 1n3 बटन चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2n3 इक्वल टू हो गया हमारा 1n3 बटे 1n2। बस ये ध्यान देना है कि दूसरे के सापेक्ष तीसरे का निकालना है, तो इसका मतलब तीसरे का ऊपर लिख लो, दूसरे का नीचे, और दोनों को किसी भी एक ही के सापेक्ष कर लो, एक की जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो पहला माध्यम आपका एयर है, हवा, दूसरा माध्यम वाटर है, जल, और तीसरा माध्यम ग्लास है, कांच। तो कोई कहता है कि हमें सब जो भी अपवर्तनांक होते हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, निर्वात अथवा हवा के सापेक्ष दिए जाते हैं, उनको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लो कोई पूछ दे कि पानी के सापेक्ष कांच का कितना होगा, मतलब W पानी के सापेक्ष कांच का G Mg, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से 2n3 था तो n3 ऊपर गया था, तो Ng है तो Ng ऊपर बटे W ऊपर वाला है वो बटे में लिख दिया, NW ये था 2n3, तो 2 कहाँ गया था, तो यहाँ n2 नीचे आया था बटे NW, और दोनों ही को एयर के सापेक्ष कर दें, पहले एक के सापेक्ष था, दूसरा दोनों ही को एयर के सापेक्ष कर दिया, तो WNG बराबर क्या हो गया, ANG बटे ANW। ये भी सूत्र बहुत काम का है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है ये किसी के भी सापेक्ष, ये एक्चुअली है क्या, ये जो है हमारा अपवर्तनांक यहाँ तो स्नेल के नियम से हमने निकाला है,
और आगे इसी को हम देखेंगे कि हमारा जो अपवर्तनांक है ये वास्तव में जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। इसका मतलब है कि जो हम 1n2 लिखते हैं, 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसे हम लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल b1 बटे b2 है। हालांकि प्रकाश की चाल को हम c से प्रकट करते हैं तो c बटे b भी लिख सकते हैं। मान लो कोई प्रकाश है किसी माध्यम में, आपको पता है कि उसकी चाल b है, मान लो कांच में vg लिख देते हैं, कांच में चाल कितनी है vg, तो इसका मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक Ang इक्वल टू क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला क्या है एयर में प्रकाश की चाल को c से प्रकट करते हैं और इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश, तो उसी को हम मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसी को हम c से प्रकट करते हैं। c का मतलब है 3 × 10⁸, तो c बटे किसमें, कांच में चाल, तो vg गिलास में चाल। तो हमारा इस तरह से अपवर्तनांक ये है मेन रूप से जिस माध्यम से जा रहा है, चूंकि वायु से जा रहा है तो ये हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं निरपेक्ष वायु या निर्वात में, तो mg बराबर कोई भी अपवर्तनांक निकालना है, वायु में प्रकाश की चाल है और दूसरे माध्यम में जितनी हो गई उसका इसमें भाग दे देंगे हम, वो भाग देने से मुझे क्या पता चल जाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। दूसरा हम अपवर्तनांक कैसे पता कर लेते हैं, sin i बटे sin r निकाल लेते हैं। एंगल पता होंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, चाल पता होगी तो ये सूत्र लगा करके हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं।